ठंडी में पालक के खेत में बहू की सब्जियों की दुकान। ये देखिए माँ, सब्जी, रोटी, चावल, दाल, रायता सब तैयार हो गया। हाँ देखो माँ, आज तो मैंने मीठा भी बनाया है। ये देखिए मूंग दाल का हलवा। और मेरी दोनों बेटियां आंखों ही आंखों में कब इतनी बड़ी हो गई कि अब रसोई का काम दोनों अकेली संभाल लेती हैं। अरे माँ, अब तो काम सीखने के लिए बड़ा भी नहीं होना पड़ता। इतनी होशियार हैं आजकल की लड़कियां, छोटी उम्र में ही सब करना सीख जाती हैं। हमारी तो फिर भी काफी उम्र है। आपकी उम्र काफी होगी दीदी, मैं तो अभी छोटी हूँ। आप ही हो घर की उम्र दराज। अरे अरे, कर दिया ना तुमने बच्चों की तरह लड़ना झगड़ना शुरू। अब लड़ना बंद करो और जल्दी से खाना टेबल पर लगा दो। तुम्हारे पापा पूजा और रावी को लेकर आते ही होंगे। अंजलि और आरुषि ने अपनी माँ की बात मानते हुए खाना टेबल पर लगा दिया। कुछ ही देर में अनुराग भी पूजा और रावी को लेकर घर वापस लौट गया। अनुराग एक पंसारी था। उसकी बाजार में अपनी एक बड़ी दुकान थी। दुकान से घर लौटते समय अनुराग अपनी छोटी बेटी पूजा और रावी को कॉलेज से लेकर आता। संजना और अनुराग ने अपनी चारों बेटियों को बड़े ही नाजों में पाला। उनकी हर ख्वाहिश और जरूरत का हमेशा ख्याल रखा और उनसे कभी उनकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं लिया। अपने घर के वातावरण से अनुराग का परिवार पूरे कस्बे में मशहूर था। पापा, आज आप बाजार से क्या लेकर आए हो? गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फी या फिर कुछ अलग और नया? दीदी, पापा जो भी लेकर आए हैं पहले मैं ही खाऊंगी। अरे ले, कम से कम पता तो चले दो कि पापा लेकर क्या आए हैं। बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। मैं तुम सभी के लिए ढेर सारी खाने की चीजें लेकर आया हूँ, इतनी कि तुम खाते खाते थक जाओगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता पापा, हम आज ही सब कुछ चट कर देंगे। इतना कहते ही चारों बहनों ने खुशी से अपने पापा का बैग खोला, जिसमें काफी सारी खाने की चीजें थी। नमकीन, बिस्किट, मिठाई, चॉकलेट जैसी और भी कई चीजें। जब चारों बहनें छोटी थी तब से अनुराग उन्हें इसी तरह खाने की चीजें लाकर देता था। अनुराग जी, 20 साल से भी ऊपर हो गए हैं आपको इस तरह इन चारों के लिए खाने की चीजें लाते हुए, और अभी भी ये बिल्कुल बच्चों की तरह ही लड़ती हैं। अरे ये चारों हमारी बच्ची ही तो है ना। हमारी बच्ची हैं, लेकिन अब बड़ी हो गई हैं और हमें इन्हें लेकर अपने और भी कर्तव्य पूरे करने हैं। हम हमेशा तो इन्हें बच्चियां बनाकर घर में नहीं रख सकते। हाँ, वो तो ठीक है संजना जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमें कोई भी फैसला करने से पहले अपनी बेटियों से पूछना चाहिए। अब सही मौका देकर अनुराग और संजना ने अपनी बेटियों के सामने ये बात रखी, जिस पर अंजलि और आरुषि ने उनकी बात को समझा। माँ, पापा, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। हमें पता है आप हमारे लिए बेहतर ही करेंगे। हाँ माँ, आप दोनों को हमसे इस बारे में पूछने की जरूरत भी नहीं है। हमें यकीन है आप हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते और करते हैं। अपनी बड़ी बेटियों की बात सुनकर संजना और अनुराग दोनों को काफी खुशी हुई और फिर उन्होंने पंडित जी से अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी का प्रस्ताव रखा, जिस पर पंडित जी ने उन्हें कई रिश्ते दिखाए। ये देखिए, ये हैं रामदास जी के बेटे सूरज और पूरब। वैसे तो ये अपने चारों बेटों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपकी बेटियों के हिसाब से बड़े बेटे सही रहेंगे। क्या कहा पंडित जी? 4 बेटे हैं और ये करते क्या हैं? हाँ जी, हाँ, 4 बेटे हैं जिनके अपने बड़े बड़े खेत हैं और ये पास ही के गांव के बड़े किसान परिवार से हैं। आप कहें तो मैं छोटे बेटों के बारे में भी बता दूं। संजना और अनुराग को पंडित जी से पूछताछ करने के बाद रामदास के बेटे पसंद आ गए। इसी तरह बात आगे बढ़ी और अब अनुराग की दोनों बड़ी बेटियों के साथ छोटी बेटियों का भी रामदास के घर में रिश्ता तय हो गया। पूजा, रावी, अभी तुम छोटी हो, अभी तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सोच लो। नहीं दीदी, अगर हम चारों की शादी एक ही घर में होगी तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। आगे हमें ऐसा घर आसानी से नहीं मिलेगा जहाँ हम चारों एक साथ बहू बनकर जा सके। तो अभी भी तुम हमारे पीछे लगना है? बचपन वाली चीजें बदली नहीं है। ऐसा नहीं है, इसमें बचपन जैसी कोई बात नहीं है। आप हमेशा हमारा मजाक क्यों बनाती हैं दीदी? क्योंकि देखा जाए तो तुम अभी भी हमारे पीछे वैसे ही लग रही हो जैसे बचपन में लगा करती थी। जहाँ भी हम जाते थे तुम रोती हुई वहीं पहुंच जाती थी, और आज भी तुम्हारा यही हाल है। दीदी, आप भी ना। अब ऐसे ही चारों बहनों ने हंसते हुए हमेशा की तरह बात को टाल दिया और फिर से बचपन की तरह ही लड़ना, हंसना, खेलना शुरू कर दिया। इसी तरह समय बीत गया और पता ही नहीं चला कि कब चारों बहनें एक दूसरे की देवरानी जेठानी बनकर एक नया रिश्ता बनाकर दूसरे घर चली आईं। उनकी सास महिमा ने उनका गृह प्रवेश किया। सब कुछ अच्छा था, लेकिन चारों बहनों ने देखा कि जैसा सुना था उसके आगे उनका घर काफी छोटा था, जिससे साफ साफ गरीबी झलक रही थी।
नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है। जहाँ तक मुझे पता है, मैं और पापा ने हमें एक बहुत अच्छे घर की बहू बनाकर भेजा है। आज मेरे घर में एक साथ 4 लक्ष्मी के रूप आए हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारी नई बहुओं के आने से हमारे घर की रौनक और खुशहाली 4 गुना बढ़ जाएगी। चारों बहनों ने देखा कि उनकी सास महिमा काफी हंसमुख मिजाज की थी। गृह प्रवेश के बाद चारों बहनों ने अपने सास ससुर से आशीर्वाद लिया और फिर उनकी नंद रिया उन्हें उनके कमरे में ले गई। अगले दिन चारों बहुओं की पहली रसोई थी। चारों ने रसोई में जाकर देखा तो वहां ताजा पालक रखा हुआ था। अरे कितना ताजा पालक है। सुना था हमारे किसान पतियों के पालक के बड़े बड़े खेत हैं। हो सकता है ये वही का पालक हो। हाँ दीदी, हम किसान परिवार की बहुएं बनी हैं, इसलिए अब हमें ताजी सब्जी खाने को मिलेगी। मुझे तो यकीन है ये पालक हमारे खेतों का ही है। ठीक है, तो आज हम पहली रसोई पर बाकी चीजों के साथ साथ पालक के पराठे और पकौड़े भी बना देंगे। सबको बहुत पसंद आएगा। दीदी, खाना तो आप दोनों ही बनाएंगे, हम तो सिर्फ चम्मच चलाएंगे। हाँ पता है महारानियों, जब तुम्हारी दीदी यहाँ है तो तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत है। तुम आराम से यहीं बैठो, हम खाना बना लेते हैं। दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहनों को वहीं बिठाया और फिर सबके लिए खाना बनाने की शुरुआत की। वहीं कुछ देर बाद महिमा और रिया भी वहां पहुंच गईं। माफ करना बहू, रात तुम्हारे ससुर जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं और रिया उनका ख्याल रख रही थी। सोने में काफी देर हो गई थी, जिसकी वजह से सुबह आंख नहीं खुली। कोई बात नहीं माँ जी, मौसम बदल रहा है, ऐसे में बड़े लोगों की तबीयत पर काफी असर पड़ता है। वैसे अब पिताजी की तबीयत कैसी है? ठीक कहा तुमने, इस बदलते मौसम में तुम्हारे ससुर जी की तबीयत हमेशा खराब होती है। ठंड आते आते उन्हें काफी तेज नजला, खांसी, बुखार होने लगता है। इलाज कराने पर भी कोई फायदा नहीं लगता। रामदास के बारे में ऐसा सुनकर चारों बहुओं को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्हें अभी उसके पीछे की असल वजह पता नहीं थी। अरे माँ, आप क्या ऐसी बातें करके घर की नई बहुओं को चिंता में डाल रही हो? आज भाभीियों की पहली रसोई है, इसलिए हमें खुशी खुशी सब कुछ करना चाहिए। रिया की बात को समझते हुए महिमा ने टॉपिक बदला और फिर पहली रसोई में बहुओं की मदद की। पूजा और रावी ने भी अपनी बड़ी बहनों के साथ थोड़ा हाथ बटा दिया। कुछ ही देर के बाद मिलकर खाना बनकर तैयार हो गया और सभी खाना खाने बैठ गए। अरे वाह, पालक के पराठे! यही सोचकर मैंने दिन निकलने से पहले ही पालक लाकर रख दिया था और बहुओं ने मेरे दिल की बात सुन ली। क्या पिताजी, आप इतनी सुबह खेत में गए थे? सुबह में तो खेत में काफी ठंड हो रही होगी, शायद इसीलिए ही आपकी तबीयत खराब हो गई। अरे नहीं, मेरी तो इस मौसम में अक्सर तबीयत खराब होती रहती है। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन पिताजी, ऐसे मौसम में आपको सुबह खेत पर नहीं जाना चाहिए था। आपको सिर्फ घर में आराम करना चाहिए। आरुषि के इतना बोलते ही रामदास के चेहरे पर एक उदासी दिखाई दी, जिसे देखकर चारों बहनें और भी ज्यादा चिंता में पड़ गईं। वहीं उनके पति चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ देर में खाना खाने के बाद सभी बाहर चले गए। अरे ये सब तो बिना कहे सुने ही खेतों पर चले गए। इतनी भी क्या जल्दी है? हमारे पापा तो कितने अच्छे से बताकर दुकान पर जाते हैं। कोई बात नहीं दीदी, अब सब एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, और क्या पता कितना काम ही खेतों में हो, चिंता हो रही होगी। पूजा ने रावी की बात को समझा, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने रामदास को भी बाहर जाते देखा। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर पर आराम करिए। अरे बेटा, मैं बस थोड़ा बाहर टहल कर आता हूँ, इससे मेरा मन भी थोड़ा बट जाएगा। अगर ऐसा ही है तो हम भी आपके साथ चलते हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे। अब रामदास दुविधा में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पूजा और रावी को क्या जवाब दे। रामदास के चेहरे पर एक घबराहट और निराशा देखकर पूजा और रावी को काफी चिंता होने लगी। अब मैं अपनी बहुओं को कैसे बताऊं कि मुझे खेत पर जाना है और मेरे यहाँ अलावा कोई और खेत देखने वाला नहीं है। अरे बहुओं, तुम घर की नई बहुओं हो, अगर अब तुम इस तरह घर से बाहर निकलोगी तो लोग बातें बनाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर रामदास ने पूजा और रावी को कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया और वहां से चला गया। दोनों बहनें अपने ससुर की बात पर काफी उलझी हुई थी। इसी तरह इंतजार करते करते दोपहर हो गई, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई। क्या कह रही हो? अभी तक पिताजी घर नहीं आए हैं? हे भगवान, उनकी तो पहले ही तबीयत खराब थी। पूजा, रावी, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? दीदी, हम पिताजी को रोक रहे थे, लेकिन वो नहीं माने और बाहर चले गए। हे भगवान, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। क्या हमें उन्हें ढूंढने बाहर जाना चाहिए या फिर हम अपने पतियों को बता दें? पहले हमें रिया और माँ जी को बताना चाहिए। चारों बहुओं ने जाकर ये बात रिया और महिमा को बताई, जिस पर उन दोनों के चेहरों पर चिंता की बजाय दुख दिखाई दिया। वहीं बेबस होकर अंजलि ने अपने पति सूरज के पास फोन किया और सारी बात बताई। सूरज जी, देखिए ना, पिताजी कहाँ चले गए हैं?
अरे पिताजी, कोई बच्चे हैं क्या? पूरे गांव की गलियां उन्होंने देखी हैं। कहाँ जाएंगे वो? खेत पर ही गए होंगे, और कहाँ गएंगे? क्या खेत पर? तो फिर आप कहाँ हैं? अरे तुम्हें इससे क्या लेना देना? हाँ, पहले पूछती हो कि पिताजी कहाँ हैं, और अब पूछ रही हो मैं कहाँ हूं। मैं काम पर आया हुआ हूं, पिताजी को खुद ढूंढ लो। इतना कहकर सूरज ने फोन काट दिया। फिर अंजलि को उसकी आवाज और बात करने के अंदाज काफी बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने इस पर ध्यान न देकर बात को समझने की कोशिश की। अंजलि ने महिमा से सच बताने को बोला, जिस पर महिमा को मजबूर होकर उन्हें सारी बात बतानी पड़ी। क्या कह रही हो माँ जी? पिताजी अकेले खेतों का ख्याल रखते? यही इतने बड़े बड़े खेत हैं, और पिताजी की तो पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में उनका अकेले काम करना ठीक नहीं है। हम क्या ही कर सकते हैं बेटा? अगर तुम्हारे ससुर जी ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे बेटों को तो किसी बात की कोई परवाह नहीं है। हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुमसे ये बात छुपाई। हमें पता था कि एक दिन तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी चलेगा ये हम नहीं जानते थे। कोई बात नहीं माँ जी, आप रोइए मत। हमें अच्छा नहीं लग रहा, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जहां ऐसी बात सुनकर कोई भी बहू गुस्से से फट जाती, वहीं चारों बहनों ने बड़ी समझ से काम लिया। उन्हें पता था कि इसमें उनकी सास, ससुर और नंद की कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ उनके पतियों की है। एक ना एक दिन कुछ लड़कियों को इस घर की बहू बनना पड़ता, और उन्हें भी यही सब देखना पड़ता। चुप हो जाओ रिया, इसमें भला तुम्हारी गलती ही क्या है? ये तो हमारा भाग्य ही हो सकता है। भगवान ने ये सब लिखा तो हो गया। चारों बहुओं ने अपने ससुराल की इस समस्या को अपनी समस्या माना और इसका हल निकालने का सोचा। दोपहर में रामदास और चारों बेटे खाना खाने घर लौट आए। बहुओं ने अभी उनसे इस बारे में बात करनी ठीक नहीं समझी, लेकिन उन्होंने अपने रामदास को खेत पर जाने से रोक लिया और फिर सारी बात बताई। बहू, अब तुम सब कुछ जान गई हो तो हमें माफ कर दो। लेकिन अब तुम्हें पता चल गया है कि अगर मैं खेत पर नहीं गया तो हमारे घर के हालात खराब हो सकते हैं। नहीं पिताजी, इस हालात में मैं आपको खेत पर नहीं जाने देंगी। आपने तबीयत खराब में भी खेत का काम अकेले किया, और देखिए अब आपको कितनी खांसी उठ रही है। बहू, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन खेतों को देखेगा? इस तरह तो सारी फसल उजड़ जाएगी। पिताजी, हम अपने पतियों से इस बारे में बात करेंगे, हो सकता है उन्हें हमारी बात समझ में आ जाए। बहुओं के ज्यादा जिद करने पर रामदास ने उनकी बात मान ली। जब चारों बेटे शाम को घर वापस लौटे तो बहुओं ने उनसे खेत का ख्याल रखने के बारे में बात की, जिस पर चारों भाई उल्टा उन्हीं पर भड़क पड़े। अरे बिल्कुल नहीं, हाँ, यहाँ हमारी उम्र का कोई भी आदमी खेती बाड़ी नहीं करता है। ऐसे में अगर हम करेंगे तो हमारा कितना मजाक बनेगा। पूरब जी, आपको पिताजी की तबीयत नहीं दिखाई दे रही क्या? इस उम्र में उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। क्या आपको इस बात पर शर्म नहीं आ रही? चुप रहो आरुषि, तुम्हें आए हुए घर में 4 दिन हुए हैं और यहाँ तुम मेरा पीछा घेर कर बैठी हो। तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? पूरब के इस तरह भड़कने पर आरुषि बेबस खड़ी उसका चेहरा देखती रह गई। वहीं तीनों बहुओं का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तुम्हें क्या पता पूजा, हम तो शहर जाकर नौकरी करना चाहते थे, लेकिन पिताजी ने इस बात पर कभी गौर नहीं किया, तो अब हम उनका काम क्यों देखें? हाँ शिवाय, आप पिताजी से इस बात का बदला ले रहे हैं। कितने बुरे इंसान हैं आप। आपको बहुत जल्दी अपने किए पर पछतावा होगा। इस पर शिवाय ने पूजा को कोई जवाब नहीं दिया और मुंह बनाकर वहां से चला गया। उन्हें समझ आ गया था कि उनके पति आसानी से कोई बात नहीं मानने वाले। अब रामदास के खेत पर न जाने के कारण खेतों की हालत भी खराब हो रही थी। दीदी, इस तरह हक यूं ही खेतों को नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। रावी, अगर हमसे खेती बाड़ी करनी आती तो हम एक बार नहीं सोचते और सब कुछ खुद ही संभाल लेते, लेकिन हमने आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। माँ पापा ने कभी हमसे बाहर का कोई काम ही नहीं कराया। समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। ऐसा करते हैं, हम अपने पतियों को ही समझा कर देखते हैं। अगर खेती नहीं तो कोई और काम कर ले, इससे घर में कुछ तो आए। चारों बहनों के कहने से पहले ही उनके पतियों ने शहर जाकर काम करने का फैसला कर लिया था। अपनी जिद पर चारों भाइयों ने पास के शहर जाने की तैयारी कर ली और अगले दिन शहर निकल गए। वहीं जब चारों बहुओं की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। उनके पति शहर जाकर कोई काम करने वाले थे या नहीं, यह कोई नहीं जानता था, और इसी बात को लेकर उनके घर में सभी काफी परेशान थे। वहीं स्ट्रेस लेने की वजह से रामदास की तबीयत भी अब काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अरे मैंने कितना समझाया मेरे चारों बेटों को, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी ही मनमानी की। मुझे माफ कर दो बहुओं। अरे तुम जैसी नाजों में पली बड़ी बेटियों को हमने अपने घर की बहू बना लिया। पिताजी, ऐसा मत बोलिए। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। आपकी इसमें जरा भी गलती नहीं है, और आप चिंता मत कीजिए। जो चीज आपको आपके बेटे नहीं दे पाए वो हम आपको देंगे।
ये क्या बोल रही हो बहू? हाँ माँ जी, ये अब हमारा भी घर है। यहाँ की हर खुशी और हर गम हमारा है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने इस घर के हालातों को बेहतर बना सकें। हाँ पिताजी, आप हमें बताइए खेतीबाड़ी कैसे की जाती है। हम वादा करते हैं कि हम उन्हें पूरी कोशिश करेंगे। बहुओं को इस तरह देख दोनों सास ससुर को काफी खुशकिस्मत महसूस हुआ। अब चारों बहुओं ने अपने ससुर से खेत को संभालने के बारे में कुछ बातें जानी और अगले दिन से ही सुबह जल्दी उठकर चारों बहुएं खेत पर पहुंच गईं। जिस तरह मौसम सूखा है उसी तरह खेत भी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। इसमें हमें नराई जुताई और इसे पानी देना होगा। कितना पालक उगा हुआ है लेकिन सूखकर पापड़ बन गया है। कुछ दिन पहले तक ये कितनी ताजी उगा होगा। कोई बात नहीं दीदी, हम फिर से इसे पहले जैसा बना देंगे। और अब यही सोचकर चारों बहनों ने अपनी कमर कस ली। चारों बहनों ने हल उठाया और खेत जोतना शुरू किया। ये काम उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जल्दी थकान होने लगी। वहीं उन्हें इस खेतों में देखकर आसपास के लोग उनके बारे में बातें करने लगे। अरे देखो, कई दिन से रामदास खेतों पर नहीं आया और आज ये इतनी सारी लड़कियां कौन आ गई? मुझे लगता है ये रामदास की बहुएं हैं। अभी तो शादी की थी ना अपने बेटों की। दही कह रही हो, ये जरूर बहुएं हैं। बेचारी चारों लड़कियां। रामदास के निकम्मे बेटों की वजह से इन्हें ये सब काम करना पड़ रहा है। अरे माँ जी, अपना भाग्य अपने हाथों में है। शादी करने से पहले उन निकम्मों के बारे में जान लिया होता तो आज ये सब न करना पड़ता। आसपास की सभी औरतें चारों बहनों को लगातार बातें सुना रही थी। उन्होंने कभी पहले इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। चारों बहनों को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो इस बात को ध्यान से निकालते हुए खेत में काम किए जा रही थी। आज एक खेत को संभाल लेते हैं, कल दूसरे को और परसों तीसरे खेत को। हाँ दीदी, जाकर खाना भी तो बनाना है। अब हम घर चलते हैं, अगले दिन फिर से काम में लग जाएंगे। यही सोचकर चारों बहुएं वापस घर को लौट गईं। घर जाकर उन्होंने देखा कि खाना बना हुआ था और पूरे घर की सफाई भी हो चुकी थी। अरे ये सब किसने कर दिया? माँ जी, क्या आपने खाना बनाया? अरे बहुओं, तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो क्या मैं ये भी नहीं कर सकती? खाना मैंने बना दिया और सफाई रिया ने कर दी। अब तुम्हें घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ जी, आप ये सब मत कीजिए, हम समय से आकर घर के काम भी देख लेंगे। अरिया, तुम तो उस घर की बेटी हो। हमारे होते हुए अगर तुम काम करोगी तो हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। अरे ऐसा क्यों सोच रही हैं आप भाभी? आप भी तो इतनी मेहनत करती हैं। आपके कपड़े भी बिल्कुल मैले हो गए हैं। आप सभी नहा धो लीजिए, हम खाना लगा देते हैं। चारों बहनों को अपनी सास और नंद के काम करने पर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो दोनों अपनी खुशी से काम कर रही थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर तीनों खेतों पर पहुंच गईं और अब इसी तरह कई दिन तक उन्होंने खेतों का अच्छे से ख्याल रखा, जिससे उसमें नई सब्जी के अंकुर फूटने शुरू हुए। देखो दीदी, लगता है हमारी मेहनत रंग ला रही है। खेतों में हरी हरी डालें फूट रही हैं। हरी रंग क्यों नहीं लाएगी हमारी मेहनत? आखिर हमने उस मेहनत को बड़ी लगन से किया है। बस अब जल्दी से इनमें सब्जी उग जाए। चारों बहनें इस बात से काफी खुश थीं कि उनकी मेहनत अब सफल हो रही थी, लेकिन अब उनके पास खेत के लिए खाद और कीटनाशक दवाएं खत्म हो गईं। वहीं रामदास की दवा भी खत्म हो चुकी थी। अभी तो कुछ कमाई भी शुरू नहीं हुई और खर्चे खड़े हो गए। दीदी, खेत की खाद और दवा भी जरूरी है। पिताजी की दवाई है, हमें किसी तरह दवा का इंतजाम तो करना ही होगा। घर में रामदास की दवाई लाने के लिए अब पैसे नहीं थे। वहीं उनके पतियों ने भी अभी तक उन्हें कोई खबर नहीं दी थी। बहुओं, मेरी चिंता मत करो। अरे तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, मैं तो समय के साथ खुद ही ठीक हो जाऊंगा। नहीं पिताजी, आपकी दवा से ज्यादा जरूरी अभी कुछ भी नहीं है। अगर हम आपकी दवा नहीं कर सकते तो हम आपके लिए कोई घरेलू उपचार तो कर ही सकते हैं ना। यही सोचकर बहुओं ने रामदास के लिए अपनी माँ का बताया एक काढ़ा बनाकर तैयार किया। खुशकिस्मती से काढ़े में डालने वाली हर चीज घर में मौजूद थी। अभी तो ये काढ़ा पी लीजिए, हम जल्दी आपका दवा का इंतजाम कर देंगे। रामदास ने बहुओं के हाथों का बना काढ़ा पिया, जिससे कुछ ही देर में उसकी खांसी रुक गई। यह देखकर बहुओं को काफी सुकून मिला। अब इसी तरह जब तक रामदास की दवा का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, बहुओं ने उसे रोज काढ़ा बनाकर पिलाया। वहीं साथ में खेतों का भी खूब ख्याल रखा। लेकिन जब एक दिन शाम को चारों बेटियां खेतों में वापस लौटी तो अपने माँ बाप को अपने ससुराल में देखकर हैरान रह गईं। माँ पापा, आप दोनों यहाँ इस समय कैसे? ये क्या हालत हो गई है मेरी बेटियों की? कपड़े भी बिल्कुल मैले कुचले हैं और कितनी कमजोर हो गई हैं। हमें माफ कर दीजिए महिमा जी, हमें पता है कि आपकी बेटियों की हालत होने के पीछे हम ही जिम्मेदार हैं। नहीं महिमा जी, इसमें आपकी या रामदास जी की कोई गलती नहीं है। गलती उनके बेटों की है। अगर हमारी बेटियां नहीं तो आज किसी और की बेटियों को ये सब देखना पड़ता। हम जानते हैं कि बेटे अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनुराग जी, हम अपने बेटों की तरफ से
आप सबसे माफी मांगते हैं। आप चाहे तो अपनी बेटियों को वापस इस नरक से अपने स्वर्ग में ले जा सकते हैं। रामदास जी, नरक हो या स्वर्ग, अब तो ये इन चारों का घर है और इन्हें यहां ही रहना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पहले कैसे रहा करती थी और क्या किया करती थी। आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं अपनी बेटियों को इस हाल में यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। नहीं संजना जी, हम अपनी बेटियों को वापस घर नहीं ले जा सकते, लेकिन हम इनकी मदद जरूर कर सकते हैं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरी बच्चियों। मुझे पता है कि तुम किसी से कम नहीं हो। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगा और मुझे यकीन है कि तुम चारों उसी मदद से सब कुछ कर लोगी। चारों बहनों को अपने पिता अनुराग की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्हें पता था कि कोई 8 दे ना दे, लेकिन उनके पापा उनका जरूर साथ देंगे। और अब इसी वादे पर अनुराग ने अपनी दुकान की तरह ही अपनी चारों बेटियों के लिए खेतों के पास एक दुकान बनवा दी। बेटा, अगर मैं चाहता तो ये काम मैं अपने जमाइयों को भी दे सकता था, लेकिन काम उसे ही दिया जाता है जो काम कर सके। अब तुम इस छोटी सी दुकान को बिल्कुल अपने पापा की दुकान की तरह ही चलाना। बिल्कुल पापा, हमें आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आपका साथ ही तो चाहिए, बाकी हम खुद कर लेंगे। अनुराग के साथ देने पर चारों बेटियों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई। मौसम अब काफी सर्द हो गया था, लेकिन वो रोज सुबह जल्दी उठकर खेत पर जाया करती और इसी तरह उनके पालक के खेत हरे भरे होने लगे। दीदी, हम पापा की ही दुकान पर अपनी उगाई सब्जी को बेचेंगे। हमें यकीन है कि इस सब से ही हमारे दिन बदल जाएंगे। हाँ रुचि, और हमारी दुकान पालक के खेतों से ही जानी जाएगी। पालक के खेत के पास खड़ी छोटी सी दुकान में बहुओं ने अपनी सब्जी रखना शुरू कर दिया और रास्ते चलते लोग उनसे सब्जी लेने भी लगे। भाई वाह, पहले तो ऐसी ताजी पालक लेने के लिए हमें मंडी तक जाना पड़ता था। अब तो रामदास जी के खेतों के पास ही एक दुकान बन गई है। लगता है अब इतनी दूर चलकर नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह आसपास के घरों की बहुएं उनसे सब्जी लेकर बनाने लगी। चारों बहुओं की दुकान पर हरी सब्जी बिल्कुल ताजी थी। पूजा, रावी, तुम यही दुकान पर बैठो, हम खेतों को देखकर आते हैं। ठीक है दीदी, आप बेफिक्र होकर जाइए, हम दुकान अच्छे से संभाल लेंगे। हमारी दोनों छोटी बहनें भी कितनी जिम्मेदार हो गई हैं। अब तो लगता यही है कि हमें काम छोड़कर सारा काम इन्हीं से करा लेना चाहिए। दीदी जाइए, खेत आपका इंतजार कर रही हैं। इस पर अंजलि और आरुषि हंसते हुए वहां से चली गई। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया। अरे क्या बात है मेरी बेटियों, क्या ये दुकान तुमने खोली है? हाँ चाचा जी, बताइए आपको क्या चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बेटिया, इस अब बूढ़े आदमी को इतना लंबा रास्ता चलकर सब्जी लेने नहीं जाना पड़ेगा। चाचा जी, आप घर में से किसी को भी सब्जी लेने के लिए भेज सकते हैं। इतनी ठंड में आप बाहर मत निकलिए। मेरा कोई नहीं है बेटा, मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ। 2 बेटे थे, वो भी छोड़कर शहर चले गए। अब जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। यहाँ रामदास के पास आकर कुछ समय बिताया करता था, लेकिन अब तो वो भी कई दिनों से खेत पर नहीं आया है। महेश की बात सुनकर दोनों बहनों को काफी बुरा लगा। उन्होंने महेश को रामदास के बारे में सारी बात बताई। महेश को यह जानकर काफी खुशी हुई कि चारों बहनें रामदास की बहुएं थी। अब इसी तरह चारों बहुओं की दुकान के ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उनका दुकान खोलना खटक रहा था। अरे वाह, अब ये चारों यहाँ सब्जी की दुकान खोलकर बैठ गई हैं। इन्होंने तो हमारे मोहल्ले में ऐसा डेरा जमा लिया है जैसे ये उनकी अपनी जमीन हो। इनका कुछ तो करना ही होगा। अरे तो खुद तो कुछ करने से रही, कम से कम दूसरी बहू को ही करने दे। कुछ सीख इनसे पैसे कमाने के ससुराल का सहारा बन रही है, और एक तो वो है जिसे घर के काम भी ठीक से करने नहीं आते। माँ जी, आप तो ऐसा सुना रही हैं जैसे ये चारों आपकी कुचल लगती हैं। पहले तो आप भी इनकी बड़ी बुराई करती थी, अब कैसे तरफदारी हो रही है। बहू अच्छाई कभी नहीं छुपती। देर सवेर सभी को इंसान की असलियत पता चल ही जाती है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अरे रामदास की बहुएं तो हीरा है हीरा। बहुएं नहीं, 4 बेटी मिली है इन्हें। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुजा को भी अब काफी बुरा लगा। वहीं सब्जी बेचते हुए वहां सभी से बहुओं की अच्छी बोलचाल हो गई, जिसके कारण खबर उड़ती हुई उनके पतियों तक भी पहुंच गई। क्या सब्जी की दुकान? लेकिन कब और कैसे? अरे भाई, कैसे आदमी हो? हाँ, शहर आए हुए हो और घर की कुछ खबर खैर ही नहीं है। इस उम्र में शादीशुदा होने के बाद ऐसे कौन करता है? हाँ, देखो, तुम हमें मत सुनाओ, हमें पता है हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। अब जाओ यहाँ से। अरे अपनी पत्नियों से काम करवा रहे हो? पहले अपने बीमार बाप से तो करवाते थे, और आज देखो तुमसे नजरें भी नहीं मिलाई जा रही हैं। इतना कहकर यमन वहां से चला गया। वहीं चारों बेटे अब मुंह लटकाए खड़े थे और उनके पास खड़े सभी लोगों ने देखकर बातें बना रहे थे, जिसके कारण चारों भाइयों से ज्यादा देर वहां रुका नहीं गया। भैया, अब हम क्या करें? हर जगह हमारी बदनामी हो रही है। मुझसे तो अब यहाँ नहीं रुका जा रहा। हमसे गलती हुई है कमल, और हमें इस गलती की भरपाई करनी ही पड़ेगी।
चारों भाई निराश मन और शर्मिंदगी लेकर घर वापस लौटे, जहां उन्होंने देखा कि उनका बाप रामदास चारपाई पर लेटा हुआ था और उनकी माँ उसके बराबर में दवा और पानी लिए खड़ी थी। पिताजी, आपको क्या हो गया पिताजी? ये सब हमारी वजह से हुआ है, हमें माफ कर दीजिए। लौट आए तुम सब, अब माफी हमसे मत मांगो, उनसे मांगो जिनके साथ तुमने सही मायनों में गलत किया है। हमें तो तुम शुरू से ही इसी तरह परेशान करते आए हो। हाँ माँ, हम अपनी पत्नियों से माफी मांगेंगे। उन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं। आज तक हम जिस चीज से अंधे थे, आज उन्होंने हमें वही सब सिखाया है। शर्मिंदा होकर चारों भाई गेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि उनकी चारों पत्नियां एक साथ मिलकर खेत और दुकान काफी अच्छे से संभाल रही थी। अपने पतियों को वहां देखकर चारों बहुएं काम करती करती रुक गईं। सूरज जी, आ गए आप या अभी भी वापस जाना चाहते हैं? अगर चाहें तो जा सकते हैं, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। अपनी पत्नियों के इस तरह गुस्से में देखकर चारों भाई की आंखें फिर से भर आईं। उनके मुंह से लगातार माफी निकल रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। ये बात चारों बहनों को भी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, आप चुप हो जाइए। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो अब आपको सभी को हमारा पूरा साथ देना होगा। नहीं आरुषि, ये हमारा काम है। अब तुम सब घर में सिर्फ घर के काम देखो। हम वादा करते हैं कि इस बार हम पूरी मेहनत करेंगे। हमें पता चल चुका है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अपने पतियों के इस तरह वादा करने पर बहू ने उन पर भरोसा कर लिया और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि उनके पति सच में अपना वादा पूरा कर रहे थे। चारों भाई रोज सुबह जल्दी उठकर खेत पर जाते और दुकान को भी संभालते और इसी तरह अब उनकी ताजी सब्जियों की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। उसके बाद उनके माँ बाप भी अब काफी खुश थे। अब चारों बहनों के माँ बाप को भी अपनी बेटियों पर बहुत गर्व महसूस होता है।